हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल प्रशंसा ऑनेस्ट एजुकेशन पे। और मैं श्वेता प्रकृति आप सभी का स्वागत कर रही हूँ। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है वह पढ़ रहे हैं तुलनात्मक राजनीति के बारे में, जो कि आपको अभी जो यूजीसी नेट की परीक्षा जो होने वाली है उसके लिए यह बहुत ही उपयोगी है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। इसमें हम लोग कुल आज 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक होने वाला है, ये टॉपिक क्या है आपका, तो ये है सरकार के अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। इससे संबंधित जो प्रश्न है वो आज हम लोग करेंगे। तो पहला प्रश्न यह कह रहा है कि अमेरिका में विदेशी सरकारों को मान्यता देने की जो शक्ति है, मान्यता देने की जो शक्ति है ना, वो निम्न में से किसमें निहित है? तो सीनेट में, राष्ट्रपति में, प्रतिनिधि सभा में, सर्वोच्च न्यायालय, किसमें निहित है शक्ति? तो यहाँ बात हो रही है किसकी? अमेरिका में। अमेरिका में जो है विदेशी सरकारों को मान्यता देने की शक्ति किसमें निहित है? तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, राष्ट्रपति में। किसमें हो जाएगा? राष्ट्रपति में जो है विदेश नीति का मुख्य ये प्रवक्ता होता है। विदेश नीति का मुख्य क्या होता है? राष्ट्रपति ये प्रवक्ता होता है, और इसे जो है इस अधिकार का प्रयोग करने की इसमें जो है वो शक्ति होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। अब इसमें क्या कह रहा है कि किस देश की कार्यपालिका जो है कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति, व्यवस्थापिका यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, के प्रति जो है वो उत्तरदायी नहीं होगा। ठीक है, उत्तरदायी नहीं होगा, है ना। तो किस देश की कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी यानी कि अमेरिका। अमेरिका जो है, अमेरिका में क्या है, कौन सी शासन व्यवस्था है? तो अमेरिका में जो है अध्यक्षीय शासन व्यवस्था है। कौन सी शासन व्यवस्था है? तो उसको ध्यान में रखेंगे, अध्यक्षात्मक। कौन सा? तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, जिसमें क्या होता है कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। अमेरिका में कौन सा है शासन व्यवस्था? तो अध्यक्षात्मक है, और इसमें क्या होता है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, कार्यपालिका ही सर्वोपरि होता है। यही जो है वो क्या है, सब कुछ है। कार्यपालिका ही क्या है, सब कुछ होता है। अमेरिका में राष्ट्रपति ही प्रमुख होता है, ठीक है, और जिससे वो क्या करता है कि सभी कार्य को अपने तरीके से वह करता है। और अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था सर्वोपरि माना जाता है। ठीक है, तो अगर इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा कि अमेरिका में किस तरह की शासन व्यवस्था है, तो अध्यक्षात्मक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 में क्या कह रहा है कि किस देश में न्यायाधीशों को व्यवस्थापिका द्वारा चुना जाता है? व्यवस्थापिका द्वारा क्या किया जाता है? तो चुना जाता है। यहाँ पे द्वारा, ठीक है, क्या है लिखा हुआ? द्वारा चुना जाता है। किसके द्वारा चुना जाता है? तो यहाँ हो जाएगा स्विट्जरलैंड। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका कि स्विट्जरलैंड। अब इसको थोड़ा सा हम लोग एक बार और पढ़ते हैं क्वेश्चन को। किस देश में न्यायाधीशों को व्यवस्थापिका द्वारा चुना जाता है? किसके द्वारा? व्यवस्थापिका द्वारा। तो स्विट्जरलैंड में जो है ऐसा व्यवस्था बना हुआ है, जिसमें क्या होता है कि व्यवस्थापिकों को निर्वाचन संबंधी अधिकार दिए जाते हैं। व्यवस्थापिका को ही निर्वाचन संबंधी क्या दिया जाता है? अधिकार दिया जाता है। कहाँ? तो स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और दुनिया के अधिकांश राज्यों में व्यवस्थापिका को कुछ निर्वाचन कार्य भी दिए जाते हैं, जैसे कि भारत की संसद राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है। भारत की संसद किस में भाग लेती है? राष्ट्रपति के चुनाव में। और अमेरिका का प्रतिनिधि सदन राष्ट्रपति के चुनाव में उस समय भाग लेता है जब किसी भी प्रत्याशी को निर्वाचकों का पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है। ठीक है, अब स्विट्जरलैंड में क्या है कि देखिएगा कि राष्ट्रसभा हो, मंत्रिपरिषद न्यायाधीशों तथा प्रधान सेनापति का चुनाव करती है। क्लियर है? इन सब का चुनाव कौन करती है? तो व्यवस्थापिका। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 में क्या करा है, किसने यह टिप्पणी की है कि यदि द्वितीय सदन यहाँ पे लिखा गया है प्रथम, क्या लिखा गया है? प्रथम।
द्वितीय सदन प्रथम सदन से सहमत होता है तो यह अनावश्यक है यदि, यहाँ पे क्या होगा, यदि, ठीक है, यदि, एक मिनट, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है, इसको बस मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कि हो जाएगा, एक मिनट, हाँ चलिए, ये क्या है लिखा हुआ, यदि यह असहमत होता है तो यह घातक है। फिर से मैं प्रश्न को पढ़ देती हूँ। देखिए, किसने यह टिप्पणी की है कि यदि द्वितीय सदन प्रथम सदन से सहमत होता है तो यह अनावश्यक है, यदि यह असहमत होता है तो यह घातक है। यह टिप्पणी है, ठीक है। इस तरह का टिप्पणी किसने किया है, तो यह 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यह टिप्पणी जो किया है किसने, अबे सेइस ने, किसने, अबे सेइस ने यह टिप्पणी जो है वह किया है। देखिए, अबे सेइस, उनका कहना था कि यदि द्वितीय सदन प्रथम सदन से सहमत होता है तो यह अनावश्यक है, यदि असहमत होता है तो यह घातक है, ठीक है। तो यहाँ बात हो रही है सहमत अगर होता है तो यह क्या है, सहमत होता है तो यह अनावश्यक है, और यदि यह अगर असहमत होता तो यह क्या हो जाता, घातक हो जाता। इस तरह का कथन किसने कहा है, तो अबे सेइस ने कहा। इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। देखिए, प्रश्न संख्या 5 में क्या कह रहा है कि प्रशासनिक न्यायालय का विकास निम्न में से किस देश में सर्वप्रथम हुआ। किसका विकास, प्रशासनिक न्यायालय का विकास, ये है किस देश में सर्वप्रथम हुआ प्रशासनिक न्यायालय का विकास। तो किस में हुआ सर्वप्रथम, तो हो जाएगा फ्रांस में। किस देश में, तो फ्रांस में जो है प्रशासनिक अधिकारों के विरुद्ध नागरिक शिकायतों को निपटाने के लिए फ्रांस ने क्या काम किया, तो एक प्रशासनिक न्यायालय की एक प्रणाली जो है वो तैयार किया, है ना। तो यहाँ पे इस प्रकार अगर अब देखा जाए तो फ्रांस के न्यायालयों में दोहरा श्रेणी क्रम है। कैसा है श्रेणी क्रम, दोहरा, मतलब कि सामान्य न्यायालय अपीलीय अदालत से नीचे होता है, जबकि प्रशासनिक न्यायालय राज्य परिषद से नीचे होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका फ्रांस। प्रशासनिक न्यायालय का विकास किस देश में सबसे पहले हुआ, फ्रांस में। इसको याद रखेंगे। प्रश्न संख्या हम लोग आते हैं किस पे, तो 6 पे। इसमें क्या रहा है, निम्नांकित में से किस विचारक ने लैटिन अमेरिकी, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अमेरिकी, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे अमेरिकी, ठीक है। तो लैटिन अमेरिकी राष्ट्रपतियों के लिए, किसके लिए, राष्ट्रपतियों के लिए जो है राष्ट्रपति के नाम के साथ निर्वाचित, राष्ट्रपति के नाम के साथ क्या होता है, तो निर्वाचित जो है राजा शब्दावली का प्रयोग किया गया है। निम्नांकित में से किस विचारक ने लैटिन अमेरिकी राष्ट्रपतियों के लिए राष्ट्रपति के नाम के साथ निर्वाचित राजा शब्द का शब्दावली का क्या किया, प्रयोग किया है। तो ये जो हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा कौन सा, तो ए, सिमोन बोलीवर। सिमोन बोलीवर ये वेनेजुएला के एक सैन्य और राजनीतिक नेता थे। क्या थे ये, सैन्य और राजनीतिक नेता थे। इसने जो है वो इस सिमोन बोलीवर ने ही लैटिन अमेरिका राष्ट्रपतियों के लिए राष्ट्रपति के नाम के साथ निर्वाचित राजा शब्द का प्रयोग किया। याद रखिएगा, सिमोन बोलीवर। प्रश्न संख्या 7 पे आते। देखिए 7 में क्या कह रहा है कि मुख्य कार्यपालक के व्यवस्थापिकाओं की भांति बहुत प्रकारे होते हैं। कि भांति क्या होता है, बहुत से प्रकारे होते हैं। कि भांति क्या होता है, यहाँ पे हो जाएगा आपका भांति, बहुत प्रकारे होते, किंतु सरकार उसका जो है नियंत्रण, सरकार उसका जो है वो सरकार उसका नियंत्रण बहुत कम हो गया है। सरकार पर उसका नियंत्रण क्या हो गया, बहुत कम हो गया। कथन जो है किसने व्यक्त किया है। देखिए फिर से एक बार मैं प्रश्न पढ़ देती हूँ। मुख्य कार्यपालक
के व्यवस्थापिकाओं की भांति बहुत प्रकार्य होते हैं, किंतु सरकार पर उसका नियंत्रण बहुत कम हो गया। यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है आपका A.H. ब्राउन का है। किसका है? A.H. ब्राउन का। A.H. ब्राउन ने कहा है कि मुख्य कार्यपालिका के व्यवस्थापकों की भांति बहुत प्रकार्य होते, किंतु सरकार पर उसका नियंत्रण क्या होता है? बहुत कम होता है। बढ़ते प्रश्न संख्या 8 की तरफ। निम्नांकित में से क्या फ्रांसीसी लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? क्या कह रहा है कि जो है कि फ्रांसीसी लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। निम्नांकित में से क्या फ्रांसीसी लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? देखिए यहाँ पे द्वितीय मत प्रणाली विशेषता है, अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली ये विशेषता है, द्विसदनात्मक संसद जो है ये इसकी विशेषता है, लेकिन संघवाद जो है यह इसकी विशेषता नहीं है। संघवाद इसकी विशेषता नहीं है, इसलिए ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा? तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। क्या है? सही है। ठीक है, बढ़ते प्रश्न संख्या 9 की तरफ। 9 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक पुनरीक्षण है ना का प्रावधान नहीं है? न्यायिक पुनरीक्षण का प्रावधान क्या है? तो नहीं है। किस देश में नहीं है? तो हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में जो है न्यायिक पुनरावलोकन अथवा न्यायिक पुनरावलोकन जो है इसकी जो उसको न्यायिक पुनरीक्षा या उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके अंतर्गत क्या होता है कि कार्यपालिका के कार्यों और न्यायपालिका द्वारा पुनरीक्षा का प्रावधान किया जाता है। सीधे एक शब्दों में आप लोग ये समझिए कि अगर प्रश्न संख्या आपसे पूछा जाएगा कि किस देश की न्यायिक पुनरीक्षण प्रावधान नहीं है, तो किसमें नहीं है? यूके में नहीं है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में ये जो है नहीं है, बल्कि स्विट्जरलैंड, अमेरिका में, भारत में ये सब सारी चीज़ें है। इन सब चीज़ों ये सब में है। न्यायिक पुनरीक्षण का प्रावधान जो है भारत, स्विट्जरलैंड, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है, जबकि यूके में नहीं है। क्लियर? बढ़ते प्रश्न संख्या 10 में। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है कि ये जो है आपका कथन कारण से संबंधित प्रश्न है, इसको पढ़ते हैं, ठीक से समझिएगा। 20वीं सदी में विधायिकाओं के पतन के रूप में संसदीय शक्ति में प्रभावी कमी देखी गई है। फिर है कारण कि अधिकांश विधायिकाएं बातों की दुकान में बदल गई है जो रबर स्टैंप की तरह काम करती है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका ए तथा आर सही है। ए आर क्या है? सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। यानी कि 20वीं सदी में विधायिकाओं के पतन के रूप में है ना संसदीय शक्ति में प्रभावी क्या है? कमी देखी गई थी, जिसका कारण यह था कि अधिकांश विधायिकाएं बातों की दुकान में बदल गई थी जो रबर स्टैंप की तरह काम करती थी, यानी कि इसकी बातों का कोई मतलब नहीं बनता था, इसलिए ये जो है दोनों सही है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। 11 में क्या कह रहा है कि देखिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे 4 चीज़ें दिए गई हैं। पॉकेट वीटो है, फिर संघीय विधायिका को राष्ट्रपति का संदेश है, फिर गुट प्रणाली है, फिर कोष्ठ पद्धति है जिसको पिजियन होल है ना एक विधेयक के रूप में कहते हैं। अब यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक प्रणाली के भाग हैं? ये निम्नलिखित में से किस संवैधानिक प्रणाली के भाग हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से चूज करना है। तो देखो यहाँ पे भारत की राजनीतिक प्रणाली, अमेरिका की राजनीतिक प्रणाली, स्विट्जरलैंड की राजनीतिक प्रणाली, ब्रिटेन की राजनीतिक प्रणाली। तो ये हो जाए आपका बी, अमेरिका की राजनीतिक प्रणाली जो है ना, वहाँ पे ये चीज़ें जो है वो काम करती है। उस संवैधानिक प्रणाली के भाग है पॉकेट वीटो, संघीय विधायिका को राष्ट्रपति का संदेश, गुट प्रणाली है ना, कोष्ठक पद्धति, ये सब अमेरिका राजनीतिक प्रणाली के क्या है? तो भाग है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। यहाँ सूची दिया गया है मिलान करने के लिए है ना। फ्रांस है, यूके है, यूएसएस है, भारत है, सबको क्या करना है? मिलाना है ना। अब देखिए फ्रांस में क्या है? तो 2 प्रकार के न्यायालय हैं। फ्रांस में क्या है? तो 2 प्रकार के न्यायालय हैं है ना। फिर यूके में क्या है? सर्वसत्ताधारी सांसद है। यूके में क्या है? तो सर्वसत्ताधारी क्या है?
तो सांसद है। 1 मिनट, सर्वसत्ताधारी क्या है? सांसद है ना। चौथा हो जाएगा। फिर सी जो है यूएसए, न्यायिक समीक्षा, इसका क्या हो जाएगा? न्यायिक समीक्षा। और भारत में क्या है? विधि द्वारा स्थापित क्रियाविधि है। विधि द्वारा स्थापित क्या है? तो क्रियाविधि। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। ओके, फ्रांस में कैसी है? तो 2 प्रकार के न्यायालय हैं फ्रांस में। यूके में क्या है? तो सर्वसत्ताधारी संसद है। कहाँ? यूके में। फिर यूएसए में न्यायिक समीक्षा, और भारत में क्या है? विधि द्वारा स्थापित क्रियाविधि है। चलिए बढ़ते प्रश्न संख्या 13 की तरफ। कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन द स्पिरिट ऑफ द लॉज, है ना, ये लॉज है लिखा हुआ, क्या है लिखा हुआ? लॉज। स्पिरिट ऑफ द लॉज के लेखक हैं। तो द स्पिरिट ऑफ द लॉज जो ये पुस्तक है, ये मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया? मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लिखा गया है। और ये कब लिखा गया है? तो 1748 में। कब लिखा गया? कभी कभी प्रकाशन का डेट भी पूछ दिया जाता है। तो 1748 में यह पुस्तक लिखी गई थी। और यह सरकार की संरचनाओं और सिद्धांत पर एक विस्तृत ग्रंथ इसको कहा जाता है। द स्पिरिट ऑफ द लॉज, मॉन्टेस्क्यू ने इसको लिखा है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। 14 में क्या कह रहा है कि सत्ता के ऊपर सत्ता की मर्यादा होनी चाहिए। सत्ता के ऊपर सत्ता की मर्यादा होनी चाहिए। इस सिद्धांत पर किसकी आस्था है ना? मतलब इस सिद्धांत पर, यहाँ पे है, इस सिद्धांत पर किसकी आस्था है कि सत्ता के ऊपर सत्ता की मर्यादा होनी चाहिए। ठीक है, इसकी जो है यहाँ पर भी हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एंटी मॉन्टेस्क्यू, है ना। इस सिद्धांत को किसने दिया है? तो मॉन्टेस्क्यू ने दिया है। और इनका जो एक ग्रंथ है, जो अभी हम लोगों ने पिछले वाले प्रश्न में 13 प्रश्न में देखा था, ग्रंथ का क्या नाम था? द स्पिरिट, है ना, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। कब लिखा गया था? कमेंट करके बताइए। एडिट मैं भी तुरंत बताई हूँ, कमेंट्स करिए। तो ये जो पुस्तक लिखी गई थी, इसमें शक्ति का क्या था? पृथक्करण था, है ना, सेपरेशन ऑफ पावर था, के माध्यम से इसी विचार को जो है इसमें दिया गया है ना। जैसे कि मान के चलिए कि इनका मानना था कि शासन की शक्ति, दायित्व और नियंत्रण विभिन्न अंग जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में बटी होनी चाहिए, और प्रत्येक का कार्य के दौरान प्रत्येक अंग एक दूसरे का सहयोग की जरूरत पड़ेगी। यही उनका कहना था, कि इनका मॉन्टेस्क्यू का। चलिए बढ़ते प्रश्न संख्या 15 के तरफ। इसमें क्या कह रहा है कि यह कथन किसका है? कि द्विसदनीय विधायिका, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या है यहाँ पे, इसको देखिएगा, थोड़ा प्रिंट है, द्विसदनात्मक विधायिका। क्या है लिखा गया? द्विसदनात्मक विधायिका। द्विसदनात्मक विधायिका ऐसी संसद है जो अपने ही विरुद्ध विभाजित होती है। अपने ही विरुद्ध क्या होती है? तो विभाजित होती है। यह कथन जो है, ये किसका है? कथन पूछ रहा है कि किसका है? कि द्विसदनात्मक विधायिका ऐसी संसद है जो अपने ही विरुद्ध विभाजित होती है। किसका कथन है? तो ये है गार्नर का कथन। किसका कथन है? तो गार्नर जो है वो द्विसदनात्मक विधायिका के बारे में उन्होंने इस तरह का कथन कहा है। किसने? तो गार्नर है। बढ़ते प्रश्न संख्या 17 की तरफ। ये क्या कह रहा है यहाँ पे देखिएगा, ये रॉबर्ट है, रॉबर्ट पैकेनहैम। क्या नाम है? रॉबर्ट पैकेनहैम। यहाँ पे मैं नाम अच्छे से लिख देती हूँ। क्या नाम है? रॉबर्ट पैकेनहैम। ठीक है, रॉबर्ट पैकेन, ये है ना, हैम। इन्होंने कहा है कि अफ्रीकी, एशियाई तथा लैटिन अमेरिकी देशों में, कौन से? तो लैटिन अमेरिकी देशों में जो है, देशों की अमेरिकी देशों की असेंबलियों की महत्वपूर्ण भूमिकाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। ये भूमिकाएं क्या है? तो इनके अनुसार रॉबर्ट पैकेनहैम, है ना, इन्होंने कहा है कि अफ्रीकी, एशियाई
तथा लैटिन अमेरिकी देशों की असेंबलियां महत्वपूर्ण भूमिका किस रूपरेखा में प्रस्तुत, उनकी भूमिकाएं क्या है, उनकी भूमिकाएं क्या है, इसी में से जो है आपको आंसर करना है भूमिकाएं में। तो यहाँ हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3, ये भी सही है आपका, ठीक है, और ये भी सही है और ये भी सही है, यानी कि ये तीनों सही है। वैध कार्य है ना, रॉबर्ट पैकेनहैम ने अफ्रीकी, एशियाई तथा लैटिन अमेरिकी देशों की असेंबलियों की महत्वपूर्ण भूमिकाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की है। वो भूमिकाएं क्या है, तो उनके अनुसार वैध प्रकारें होनी चाहिए, सुरक्षा वॉल्व प्रकारें होनी चाहिए और प्रशासनिक विहंगावलोकन भी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि 1, 2 और 3। चलिए प्रश्न संख्या 19 की तरफ जाते हैं। प्रश्न संख्या 19 क्या कह रहा है कि विधायिकाएं बहस के लिए मंच है। विधायिकाएं क्या है कि बहस के लिए क्या है, तो मंच है। बहस के लिए क्या है, तो मंच है। एक मिनट, देखिए, विधायिकाएं बहस के लिए एक मंच है और वे जिस विविध दृष्टिकोण को अपनाती है उस पर विचार किया जाता है। अब देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि पहला है विधायिकाएं बहस के लिए मंच है और वे जिस विविध दृष्टिकोण को अपनाती है उस पर विचार किया जाता है ना। फिर यहाँ क्या करे, दूसरा, उनके आंतरिक कामकाज को बाहरी कर्ताओं की निगरानी का विषय माना जाता है। दोनों में से कौन सा कथन सही है, तो ये दोनों कथन जो है वो क्या है आपका, सही है। दोनों कथन क्या है, सही है। कैसे सही है, तो देखिए, विधायिका या जिसको विधानमंडल है ना, वो किसी भी राजनैतिक व्यवस्था के उस संगठन या इकाई को कहा जाता है जिसे कानून व जन नीतियाँ बनाने, बदलने, हटाने का इसको अधिकार होता है। विधायिका बहस के लिए मंच है और वे जिस विविध दृष्टिकोण को अपनाती है उस पर क्या होता है कि विचार किया जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते प्रश्न संख्या 20 की तरफ। 20 में क्या कह रहा है कि फ्रांस के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि क्या होती है। अवधि पूछ रहा है फ्रांस के राष्ट्रपति के बारे में, तो ये हो जाएगा इसका कितना, 5 साल इसकी अवधि होती है। और जो है सितंबर 2000 में फ्रांस में संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति के 7 वर्षीय काल को घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। 2000 जो है 2000 में 2000 ईस्वी तक कितना था, तो 7 वर्ष का कार्यकाल था, लेकिन इसको घटा करके कितना कर दिया गया, 5। तो 2002 से 5 वर्षीय कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रारंभ हुआ। कब से, 2002 से, ठीक है। राष्ट्रपति जैक शिराक के कार्यकाल में उस वक्त क्या हुआ था, संशोधन लाया गया था। उस वक्त क्या हुआ था, संशोधन लाए गया था। चलिए 1-2 प्रश्न और है, उसको कर लेते हैं। देख कर है, विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली विधायिका है। कौन सी विधायिका है जो विश्व की सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली विधायिका है, कहाँ की, तो ब्रिटिश संसद। कहाँ की सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, तो ब्रिटिश संसद जो है विश्व की सबसे शक्तिशाली विधायिका मानी जाती है। ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता के सिद्धांत को स्वीकार किया जाता है ना। कहा जाता है वहाँ ब्रिटेन की संसद जो है वो स्त्री को पुरुष नहीं बना सकती है, पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती है, बाकी वो सारा काम जो है वो खुद कर सकती है। इतनी शक्तिशाली इसको माना जाता है ना। और जबकि भारत और अमेरिका में संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को स्वीकार किया जाता है। भारत और अमेरिका में कहाँ की, तो संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार किया जाता है। अब इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, देखिए क्या है कि अमेरिका के राष्ट्रपति इसमें असत्य कथन पूछ रहा है, ठीक है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए अनेकों बार चुनाव लड़ सकते हैं, अनेकों बार चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। फिर है बी, भारत के राष्ट्रपति संसद को संदेश भेजते हैं। फिर है राज्यसभा के 2/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवा से निवृत्त हो जाते हैं। फिर अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों में विहित होती। इसमें सही उत्तर का चुनना है कि 4 को जो कथन दिया गया है उसमें चारों में से जो है वह कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला क्या है, कौन सा कथन, असत्य कथन को चुनना है,
असत्य कथन। तो पहला यहाँ पे क्या दिया गया कि राष्ट्रपति पद के लिए अनेकों बार चुनाव लड़ सकती है, तो नहीं, केवल कितने बार, 2 बार। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या कह रहा है, फिर कह रहा है दूसरा सही हो जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति संसद को संदेश भेजते रहते हैं, तो नहीं, भारत के राष्ट्रपति संसद को संदेश भेजते हैं, बिल्कुल नहीं, ये भी असत्य कथन है। देखिए थर्ड क्या कह रहा है कि राज्यसभा के 2/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, तो नहीं, 2/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त नहीं, ये भी कथन क्या है, तो आपका गलत है। राज्यसभा में 2/3 नहीं बल्कि 1/3 सदस्य, कितने, 1/3 सदस्य जो है हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से अगर आप देखिएगा तो बी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में 20 प्रश्न को लेकर के आएंगे, और निरंतर जो है जब तक यूजीसी नेट का एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक हमारा जो ये प्रैक्टिस सेट जो है वो निरंतर वीडियो आते ही रहेगा। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, धन्यवाद।